अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक कह सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाये किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी एक पहल प्रेम की पार्ट 147। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। आखिरकार वो प्यार भरी पल आ ही चुके थे। शादी की दिन आ गए थे। तैयारियां तो एक दिन पहले से हो गई थी। मेहंदी की रात से ही मंडप वगैरह प्रॉपर सजाए जाते हैं। ताज़े फूलों की खुशबू से पूरा हॉल महक रहे थे। जहाँ पे मंडप जो है डेकोरेट करे गए थे, पूरा ताज़े फूलों की महक से महक रहे थे पूरा समा। कशिश, नित्या, जानवी, बरखा, इन चारों की खुशी की कोई ठिकाना ही नहीं थे। सुबह सुबह ही पंडितों की मंत्र जाप से बहुत सारी चीज़ें शुरू होते हैं। एकदम से चारों की कमरे में चारों की परिवार के शख्स जाते हैं। जैसे कि नित्या के पास नित्या की भाभी, वो जाती है, एक धागा लेके नित्या के हाथ में बांध देती है। कशिश के पास कशिश की मम्मा जाती है, जानवी के पास जानवी की मम्मा, और बरखा के पास बड़की मौसी जाके वो धागा बांध देती है। उसके बाद इन लोगों के पास लाए जाते हैं शादी की जोड़ा। नित्या की जो भाभी थी वो लेके जाती है कशिश के लिए, क्योंकि ये उनकी तरफ से दिए जाते हैं, और कशिश को ढेर सारा आशीर्वाद देती है कि इन्हीं कपड़ों में देखने के लिए तत्पर है, जल्दी से तैयार हो जाओ। और इन लोगों को तैयार करने के लिए भी वहाँ पे लोग मौजूद थे, जैसे कि पार्लर के लोग आए हुए थे। दूसरी ओर जो कशिश की मम्मा है वो लेके जाती है नित्या के लिए जोड़े। जोड़े मीन्स लहंगा, और कशिश के लिए साड़ी लिए जाते हैं। वो लहंगा लाती है और रखती है। नित्या को वो एकदम से हक करती है और ये देती है। वो बोलती कि मेरी बेटी पे ये मस्त जचेगी, बहुत अच्छी लगोगी तुम। नित्या हंसती है। दूसरी ओर जानवी की मम्मा वो लेके जाती है बरखा के लिए लहंगे, और जो बड़की मौसी है वो जानवी को दे के आते हैं सारे। कुछ इस प्रकार की कंबाइन चीज़ें थे। तो जब वो दे आ रही थी, जानवी एकदम से खड़ी होती है, बोलती कि बड़की मौसी, हाँ ये जोड़े देने आई हूँ। एक बात याद रखना, मैंने अपनी बेटी तो खो दी थी, पर मैंने बरखा को जैसे अपनी सीने के साथ लगा के पाली है। उसे कभी दुख ना हो, इस बात का ध्यान रखनी है तुम्हें। और अगर किसी दिन मुझे लगी कि मेरी बेटी तुम्हारे कारण तकलीफ़ में है, तभी एकदम से जानवी बोलती कि तो फिर आपकी बात मेरी सराखों पर होगी। आप जो बोलेंगी मैं वो करूँगी। जिस दिन आपको लगे कि आपकी बेटी मेरे कारण तकलीफ़ में है, मैं खुद उसको लेकर आपकी समीक्षा आऊँगी, आपको सौंप दूँगी। ये वादा रही। तो वहाँ से बड़की मौसी चली जाती है। जो टीना थी वो थी जानवी के पास, जो श्रेया थी वो थी बरखा के पास, दिष्टि मैम और जो रिया जी थी वो थी नित्या मैम के पास। इधर कशिश उसके पास थी, जो सीता भाभी है वो। अब जो है इन सबको तैयार किए जाते हैं धीरे धीरे। लेकिन जब तैयार प्रॉपर हो जाते हैं, जब सीता भाभी कशिश को देखती है उस शादी के जोड़े में, वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की उनके नज़र में शायद उस वक्त कशिश लग रही थी। पूरे श्रृंगार में, हाथों में चूड़ियाँ, जो ज्वेलरीज वगैरह होते, सब में कशिश की पूरा चेहरा निखर के आती है। कशिश ही नहीं बल्कि इधर नित्या, जानवी, जो बरखा है। लेकिन कशिश की बात कुछ तो अलग थी, जो वो इतनी निखर के खूबसूरत लग रही थी। पता नहीं क्यों सीता भाभी के आंखों में एकदम से आंसू भर जाते हैं। कशिश जब सीता भाभी के सामने खड़ी होती है तो सीता भाभी की ओर देखते होती कि ठीक लग रही हो। जब वो ये बोलती है, सीता भाभी की आंखों से एक आंसू गिर ही जाती है। कशिश बोलती है आप तो रो क्यों रही हो भाभी, तुम्हें नज़र ना लगे।
तुम कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही हो इस साड़ी में और इन सारी ज्वेलरी में, बेहद अच्छी लग रही हो। कि क्या भाभी, हाँ भी थोड़ी बहुत चीज़ों वहाँ पे बात हो रही थी। सीता भाभी ने अपनी आंखों से थोड़ी सी काजल को ओढ़ के जो कशिश है उसकी कान के नीचे एकदम से लगा दी थी और उसकी भलाइयाँ लेती है कि तुम्हें किसी की नज़र ना लगे। और मुहूर्त इन चारों की शादी की थोड़ी जल्दी ही आ गए थे और उससे पहले ये लोग कुछ खा नहीं सकते थे, पानी पी सकते थे, थोड़ी बहुत फ्रूट्स वगैरह खा सकते, बस यही चार सारी चीज़ें थे। तो सबको फ्रूट्स वगैरह दिए जाते हैं, फ्रूट्स के जूस दिए जाते हैं, सब वो पीते हैं, फ्रूट्स खाते हैं। बस इंतज़ार कर रहे थे कि कब बुलावा आए नीचे से। रिश्तेदार भी प्रॉपर आ चुके थे। यहाँ जो बरखा की दोस्त है वो आई हुई थी, स्नेहा वापस आई हुई थी। तो उस बरखा की जो दोस्त है वो स्नेहा की ओर बार बार देख रही थी कि ये इसको तकलीफ़ तो नहीं हो रही है। स्नेहा की चेहरे पे स्माइल थी, वो भी वहाँ पे बैठी हुई थी अपनी दोनों नज़रें घेर के कि कब जानवी और बरखा एक साथ आएगी। बरखा की वो जो दोस्त थी वो आती है, बोलती कि क्यों स्नेहा, ठीक हो? स्नेहा बोलती कि बिल्कुल, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। आपको क्यों लग रही है कि मैं ठीक नहीं हूँ? देखो, आई नो तुम जानवी को पसंद करती हो। तो बोलती है ऑफ कोर्स आई लाइक जानवी सो मच। ओके, तो तुम्हें तकलीफ़ नहीं होगी? नहीं यार, किस बात की तकलीफ़, शुरू शुरू में होती थी। ये बात एक्सेप्ट करने में मुझे थोड़ी वक्त लगी, लेकिन हाँ, देर आए दुरुस्त आए, एक बात है ना। पर समझ आ गई। और अपनी पसंद जिसकी पसंद करती है उसकी खुशी जहाँ है, अगर वो वहाँ पे खुश है तो मैं भी खुश हूँ। मुझे बस आज उसके चेहरे पे वो खुशी देखनी है जिससे मुझे सुकून मिलेगी। उस खुशी को देखते हुए मैं पूरी ज़िंदगी भर बिता सकती हूँ। तभी एकदम से बरखा की दोस्त बोली कि पागल हो क्या, ये क्या तरीका है? अगर वो खुश है तो तुम भी आगे बढ़ो, तुम भी खुश हो, तुम्हें भी खुश रहने की वो है, राइट है। ये पागलपंती मत करो। कि अरे अजी, एक तरफा मोहब्बत की ताकत आप नहीं समझोगे। बरखा की दोस्त चुप हो जाती है, बोलती कि करो भाई जो करना है, मैं जाती हूँ बरखा के पास। अब एकदम से अनाउंस होते हैं कि सबको बुलाया जाए। तो उस हिसाब से जो नित्या की भाभी है वो कशिश के पास आती है और जो कशिश की दादी है वो भी कशिश के पास आती है। कशिश बोलती कि मम्मा, मम्मा कहाँ है? तभी नित्या की भाभी बोलती कि कशिश वो नित्या के पास है। तभी कशिश के चेहरे पे स्माइल आ जाती है, बोलती कि चलो ठीक है। दूसरी ओर से दृष्टि, मैम, कशिश की मॉम और रिया, ये सब नित्या को लेके मंडप में आती हैं। पहली नित्या ही आती है मंडप में। दूसरी ओर जानवी की मम्मा, टीना और बरखा की एक मौसी जाती है जानवी को लेने के लिए। जब जानवी को देखते हैं ये सब तो जानवी भी बेहद खूबसूरत लग रही थी, उसके नज़रें उतारे जाते हैं। जानवी की मम्मी की आंखों में आंसू भरे हुए थे। जानवी अपनी मम्मी को हक करती है, बोलती कि मम्मा क्यों रो रही हो? मैं कहीं जा तो नहीं रही हूँ, बहू ला रही हूँ, आप फिर से रो रही हो? जानवी की मम्मा आंसू आंखों में लेके वो हंस पड़ती है, बोलती है बात वो नहीं है बेटा, आज की जो दिन है ना हर माँ बाप के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, और ये समझ सकती हूँ कि खुशी के आंसू है। तो जानवी बोलती है अच्छा खुशी के आंसू है, ठीक है फिर मैं कैसे रोकूं इन खुशी के आंसू को, क्योंकि चाहे खुशी को हो या गम के मैं देख तो नहीं सकती ना। तो जानवी की मम्मा अपनी आंखों से आंसू को पोंछते बोलती कि चलो पोंछ लिया, अब ठीक है, हाँ ना, ऐसे रहो ना। फिर जानवी को भी लिए जाते हैं मंडप में। जानवी जब नित्या को देखती है वो बोलती कि वाह, आप भी खूबसूरत लग रहे हो पर मुझसे बेहतर लग रही हो। नित्या हंसती और बोलती नहीं, तुम भी खूबसूरत लग रही हो। तभी जानवी बोलती हम तो आ गए पर हमारे दुल्हन कहाँ है? अरे मेरी बरखू को लाओ ना।
तो वहाँ पे सारे लोग हंस पड़ते, बोलते कि सब्र करो सब्र करो, तुम एक एक करके ला रहे हैं। देखिए अरे एक एक करके क्यों ला रहे हो, इकट्ठे ला लो ना, मतलब शादी तो हमें ही करने हैं ना इकट्ठे। तो वो सब हंस पड़ते, बोलते कि थोड़ा सा सब्र करो जानवी, ला रहे हैं। तो साइड में से बरखा को लाए जाते हैं, बड़की मौसी, बरखा की मम्मी। जब बरखा को लाए जाते हैं तो जानवी जब बरखा की उस लुक को देखती है ना, वैसे जानवी इमोशनल है पर उतनी भी नहीं है, बहुत रेयर होता है उसका इमोशनल चीज़ें होना। ये पहली बार थी जानवी के चेहरे पे स्माइल थी, उसके आंखों में आंसू, वो मुस्कुरा रही थी और आंखों में आंसू भरे हुए थे। जितनी फासला उन दोनों के बीच थे, जितने अच्छे से वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे थे, उतनी ही उसकी इमोशनल उसकी आंखों से जाहिर हो रहे थे। अब वो आंसू एकदम से उसकी गाल में आके टिक जाती है, बस गिरते नहीं है नीचे, बस थम सी जाती है। शायद इस समय के लिए जानवी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। अपनी बरखू को अपनी करीब आते देख उसकी खुशी उसकी आंखों से जाहिर हो रही थी, और वो रो रही थी पर मुस्कान उसके चेहरे पे थी। उसकी मम्मी बोलती कि तुम रो क्यों रही हो। नित्या भी बोलती कि जानवी क्यों रो रही हो। जानवी आंखों से आंसू पोंछने लगती है, तभी उसकी मम्मा बोलती कि मत करो, काजल खराब हो जाएगी। पर रो क्यों रही हो ये तो बताओ। वो एकदम से बोलती एक एक टिश्यू दो ना मुझे। तो वो एकदम से उसकी मम्मी टिश्यू देती है, वो आंखों को की जो आंसू आए हुए थे उनको धीरे धीरे टिश्यू से पोंछ लेती है। और वो बोलती है मुझे पता नहीं क्यों आंखों से आंसू आ रही है। मम्मा देखो मेरी बरखा को, वो कितनी खूबसूरत लग रही है। जानवी की मम्मी बोलती है पागल लड़की। जब बरखा जानवी को देखती है तो उसके भी कहीं ना कहीं आंखों में आंसू भरे हुए थे, लेकिन वो तब तक थे समेटे हुए जब तक ना जानवी की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। जैसे जानवी की आंखों से आंसू गिरते हैं, इधर बरखा की आंखों से भी आंसू गिर जाते हैं। जब वो आती है जानवी की समीक्ष, वो जब जानवी की हाथ को पकड़ती है, जानवी उससे पहले 2 कदम आगे आ चुकी थी और अपनी हाथ को आगे करती है, जैसे कि वो फिर से अपना हाथ मांग रही हो बरखा से। तो बरखा उसकी हाथ को जैसे थमती है ना, दोनों के हाथ इतने श्योरिंग कर रहे थे, पता नहीं उस वक्त दोनों की दिल की धड़कन कितनी तेज हुई होगी। हाथ कांप रहे थे। जब वो हाथ एक दूसरे को थामते हैं, जब समीक्ष जाते हैं दोनों एक दूसरे के, वो जो सुकून भरे पल थे ना, वो अलग ही थे। जो जानवी है बरखा को एक नज़र भर के देख लेती है अच्छे से, और फिर भी दोनों के आंखों में आंसू भरे हुए थे। फिर जो जानवी है वो अपनी फॉरहेड के साथ बरखा की फॉरहेड लगाती है एक दूसरे को, बस प्रॉपर हग नहीं करते उस वक्त, बस थोड़ी देर के लिए वैसे रहते हैं। उसके बाद बरखा आके उसके साइड में खड़ी हो जाती है, हाथ अब भी कस के पकड़ी हुई थी। इधर नित्या की नज़रें कशिश को ढूंढ रही थी कि कब आएगी। जब वो इधर उधर देख रही थी तो जो बड़की मौसी है वो बोलती कि चिंता मत करो, वो आ रही है। तब आती है कशिश, कशिश को लेकर आए जाते हैं। नित्या की भाभी जो सीता जी है वो लाते हैं। जो श्रेया थी वो कशिश के पास जा चुकी थी, और जब कशिश को लाए जाते हैं, कशिश की दादी भी साथ थे, तो वो पूरा जो समा थे इन तीनों के आने के बाद तो पहले से चमक गए थे। बाकी 4 चांद कशिश के आने से हो जाते। पता नहीं कुछ तो बात थी कशिश में कि वो कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी इन तीनों के हिसाब से। नित्या जब कशिश को देखती है, अचानक से मानो उसकी दिल की धड़कन सी रुक सी गई हो। वो जो सारे जहाँ की शोर, कोई चिल्ला रहे, मंत्र जाप हो रहे, कोई कुछ बात कर रहे, कोई क्लैप कर रहा है, सब कुछ एकदम से बंद हो गए थे। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहे थे, पता नहीं, बस हल्की हल्की सी धड़कते हुए उसकी दिल की धड़कन को वो सुन पा रही थी, जो धीरे धीरे तेज हो रहे थे।
धीरे धीरे उसे स्वेटिंग होने लगती है। उसको समझ कुछ नहीं आ रही थी, बस वो एक टक कशिश की ओर देख रही थी। कशिश आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई नित्या के पास आती है। नित्या ये भूल जाती कि उसे थोड़ी करीब जानी है, उस कशिश की हाथ थामनी है। बस वो कशिश को देखने के चक्कर में सब भूल चुकी थी। कशिश जाती है, नित्या के दोनों हाथ को थामती है। जब वो नित्या के हाथ को थमती है तो देखती है नित्या की शरीर पूरी ठंड पड़ चुकी है, और मानो कशिश की छूते ही उस ठंड शरीर में गर्माहट का एहसास होना। नित्या की आंखें थोड़ी सी झुक जाती है और झुकती हुई आंखों से 2 बूंद आंसू फटाक से गिर जाती है। लेकिन जो कशिश थी उन आंसू को ज़मीन तक पहुंचने नहीं देती। वो अपने हाथ से वो आंसू की बूंद को पकड़ लेती है। बोलती है, ये आंसू इतनी कीमती है ना, छोटी छोटी चीज़ों के लिए इन आंसू को ज़ाया मत होने दीजिए आप। क्या हो गई? नित्या कुछ बोल ही नहीं पाती। पता नहीं उसके शब्द उसके साथ नहीं दे रहे थे कि उसकी ज़बान उसके साथ नहीं दे रहे थे। वो कुछ बोल ही नहीं पाती है, बस उसके आंखों में आंसू भरे हुए थे। इन दोनों की सीन ही अलग थी। जहाँ पे सारे मौजूद थे वो उनके सारे के सारे फोकस इन दोनों पर आ जाते हैं। इन दोनों के इमोशन इन दोनों के आंखों से निखर रहे थे, निखर के आ रहे थे। ये लोग शब्दों से नहीं, आंखों से बात कर रहे थे। कशिश आंखों से नित्या को संभल रही थी। नित्या की पूरी बोलती बंद हो चुकी थी, वो बस आंखों से बात कर रही थी। उधर कशिश की मम्मा आती है, नित्या की शोल्डर पे सहलाती है, बोलती कि सब ठीक है, क्या हो गई तुम्हें, सब ठीक है। उधर कशिश के पापा भी आते हैं एक साइड में, दोनों के सर पे हाथ रखते बोलती कि बस बस, इतना इमोशन मिल गया ना दोनों को एक दूसरे, बस शादी कर लो अच्छे से, अब किस बात की रोना धोना। तब भी ये दोनों चुप थे। इधर पंडित जी बोलते कि वरमाला लाए जाए, तो लाए जाते हैं एक एक तरफ से वरमाला। जानवी पकड़ती है, बरखा पकड़ती है, इधर नित्या को पकड़े दिए जाते हैं, क्योंकि पता नहीं नित्या को महसूस नहीं हो रही थी कि वो क्या कर रही है। कशिश माला पकड़ती और नित्या की हाथ को देती होती कि माला लीजिए, आप ठीक हो। नित्या बस सारी हिला देती कि ठीक हो। फिर माला एक दूसरे को पहनाए जाते हैं। उधर जो बरखा है वो थोड़ी सी नखरे कर रही थी कि नहीं, वो इधर इधर हो रही थी, तो जानवी बोलती कि देखो शराफत से बोल रही हूँ, माला पहन लो, अदरवाइज़ मुझे पहनना भी बहुत अच्छे से आती है, तुम नहीं तो। तभी एकदम से जानवी की बात सुन के बरखा बोलती कि टांगे ना तोड़ दूंगी तुम्हारी, पहना दो मुझे अच्छे से वो भी। तभी जानवी बोलती कि वैसे तुम नखरा कर सकती हो और मैं तुम्हारी नखरा उठाने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो बरखा हंसती है और फिर वो थोड़ी सी झुकती है तो जानवी उसे पहना देती है, बरखा भी जानवी को पहनाती है। इधर जो नित्या है उसकी हाथ पता नहीं क्या हो गई थी उसे, वो सुन पड़ चुकी थी पूरी, समझ वो पा नहीं रही थी कि तभी जो कशिश है वो एकदम से अपनी घुटनों पर थोड़ी सी होके बैठती है ताकि नित्या उसे आराम से माला पहना सके। नित्या ये सीन देख के थोड़ी सी शॉक्ड होती है, चारों ओर देखती है और वो माला बड़ी आराम से पहना देती है। और जब कशिश की बारी होती है तो नित्या सामने आके अपना सर खुद ही झुका देते तो कशिश भी पहना देती है। क्लैप से भरपूर वो पूरे समा तालियों की गूंज से भर जाते हैं, बेहद खुश थे। फिर पंडित जी बैठने के लिए बोलते हैं, चारों एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए बैठते हैं। जो जानवी और बरखा के हैं इनके मंडप अलग थे, पास पास में ही थे। कशिश और नित्या भी बैठते हैं, मंत्र जाप के साथ अब पूरी चीज़ें प्रॉपर शुरू होने लगते हैं। वहाँ पे जो अग्निकुंड थे वहाँ पे चंदन चावल और भी जितने रिचुअल्स के हिसाब से होते वो सारे डाले जाते हैं। पहले तो अग्निकुंड में अग्नि दिए जाते हैं
और धीरे धीरे प्रॉपर चीज़ें हो रहे थे। कुछ देर बाद एकदम से बोले जाते हैं कि कन्यादान के लिए कौन आएंगे। उधर जानवी के मम्मी पापा जाते हैं, बरखा के मम्मी पापा। वो उसका तो प्रॉपर हो रहे थे। बरखा और जानवी के चेहरे पे इतनी खूबसूरत स्माइल थे कि इन दोनों के माँ बाप बोलते कि हाँ हाँ समझ रहे हैं तुम दोनों के भावनाओं को, खुश रहो हमेशा। इधर से कशिश की मम्मी पापा, लेकिन दूसरे साइड से केवल नित्या की भाभी। फिर भी नित्या की भाभी आती है, हाथों में हाथ दिए जाते हैं जैसे जैसे पंडित जी बोल रहे थे। लेकिन अचानक से नित्या की भाभी की हाथ में एक और हाथ का महसूस होती है। वो जैसे ही साइड में देखती है, शी वॉज टोटली शॉक्ड, क्योंकि वहाँ पे प्रकाश था। जैसी हाथ में हाथ का छुअन महसूस होती है, इधर नित्या भी थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है। वो जैसे वो साइड में देखती है, वो देखती है अपने भाई को, और जैसे अपने भाई को देखती है, जो इमोशन वो अपने अंदर इतनी देर तक समेटी हुई रखी थी, जो थोड़ी थोड़ी जाहिर तो हो रही थी, अब पूरी तरह से हो रही थी, क्योंकि आंसू उसके गाल से सरकते हुए नीचे गिर रहे थे। और प्रकाश के भी आंखों में आंसू भरे हुए थे। नित्या बस एक बार बोलती कि भाई बस। प्रकाश बोलती कि बस ये कर लूँ पहले, बाकी चीज़ें बाद में। प्रॉपर वहाँ पे कन्यादान होता है। इधर कशिश की पापा प्रकाश की ओर देखे स्माइल कर लेता है। कशिश पूरी चीज़ें समझ चुकी थी कि ये किए खरा उसके पापा के थे। वो अपने पापा की ओर देखते हुए अपनी आंखों को थोड़ी सी इशारा करके थैंक यू बोलती है। उसके पापा हंसते हुए उसके सर पे सहलाते हैं और बोलती कि बेटा तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, और केवल तुम्हारे लिए नहीं, वो जो है वो भी तो हमारी बेटी है। ये वर्ड्स प्रकाश सुन लेता है, और जब ये वो सुनता है तो मुझे अपने किए पर जिस तरह से उसने बर्ताव करा था, उस चीज़ को उसे पछतावा हो रहा था। सारों और वो देख रहा था, बरखा के फैमिली मेम्बर्स, जानवी की फैमिली मेम्बर्स, सबकी इतनी खुशी देखते हुए प्रकाश को गिल्ट हो जाता है। वो चाहे तो साथ दे तो सकता था, कौन सी बड़ी बात था, लेकिन अपनी सोच के आगे भूल गया सब। जहाँ उसे साथ देना था वहाँ वो साथ नहीं दिया। जब वो ये सोचता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। उसे ये लगता है शायद वो एक अच्छा भाई नहीं है, ना ही बन पाया है, और बनने की कोशिश तक नहीं किया। वो रो रहा था एक साइड होकर, राहुल को गोद में लेकर। राहुल भी इतने दिन बाद अपने पिता को पाकर बहुत खुश था। सीता भाभी जाती है और प्रकाश के हाथ पकड़ते बोलती है, आप रो रहे हो, पर क्यों? वो सीता भाभी को एकदम से हक कर लेता है। बोलती कि हम सॉरी, मुझे नहीं पता मैं माफ़ी कैसे मांगूंगा, उस लायक हूँ भी या नहीं, पर मैंने तुम्हारे साथ भी कोई अच्छा खासा काम तो करा नहीं। जिस तरह से बर्ताव किया, जिस तरह से तुम्हारे साथ चीज़ें करा, बिल्कुल ठीक नहीं है, और तुम सहती गई क्यों? सीता भाभी प्रकाश भाई के हाथ को कस के पकड़ते हुए बोलती है, क्योंकि आप मेरे हस्बैंड हो, और कहीं ना कहीं मैं आपसे शादी के बाद प्यार करती हूँ। नहीं, एक्चुअली क्या बात है ना, मैं जिस दिन आपको देखी थी मुझे उसी दिन से आप पसंद आ गए थे, और शादी के बाद आपके अलावा मुझे कोई सूझी ही नहीं चीज़। मेरे लिए आप इम्पोर्टेंट थे, हमारा रिश्ता इम्पोर्टेंट थे, हमारा बच्चा इम्पोर्टेंट है, तो सहना तो बनते थे ना। नहीं सहन करना चाहिए था, मुझे बता देना चाहिए था कि मैं यहाँ पे गलत हूँ। अगर बता देते तो मैं समझ जाता। सीता भाभी हंसते हुए बोलती कि हर चीज़ बताए नहीं जाते, समझनी भी पड़ता है। अगर नहीं समझोगे तो रिश्तों की गहराई और अहमियत क्या रह जाएगी। तो प्रकाश चुप हो जाता है, बोलती कि आगे से ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा जिससे तुम्हें तकलीफ हो, आई एम सॉरी। और वो सीता भाभी के फॉरहेड पे किस करते हैं, बेहद खुश थे। यहाँ पे फेरे के लिए खड़े होने के लिए बोल दिए जाते हैं। अब फेरे के लिए तो
गठबंधन करने पड़ेंगे। तो इधर से जो जानवी के वहाँ पे, अब जानवी बोलती कि मैं करूँगी ना वो कशिश की गठबंधन, तभी सब बोलती कि तुम दोनों का भी गठबंधन शुरू होंगे, तो अगर तुम उसके करोगे तो तुम्हारा कौन करेंगे। वो बोलती कि कोई नहीं, पहले मैं उसका बांध देती हूँ, वो मेरा बांध देगी। क्यों कशिश, कशिश हंसती है, वो कि तू पागल है क्या, कोई और कर सकता है ना। बोली कि नहीं, तेरे गठबंधन तो मैं ही करूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। अब वो जिद करने लगता है। तभी नित्या बोलती कि चलो कर दो। जानवी बोलती कि हैं आप इतने अच्छे हो गए। बोलती कि कर दो, वरना ये मौका भी हाथ से चली जाएगी तुम्हारी। नहीं नहीं, देख कशिश, मुझे ही करनी है। तो कशिश बोलती कि चल ठीक है, आके कर दे। तो ये लोग अपने साइड में से उठते हैं और इनके ये हरकतें देखे सब अपने सर पे हाथ मारते हैं। बोलती कि यहाँ पे भी जिद। तो वाकई में जो कशिश नित्या की गठबंधन थे वो जानवी कर देते, और उसी वक्त कशिश और नित्या मिल के बरखा की गठबंधन कर देते हैं। ये भी मोमेंट बहुत खूबसूरत थे जो कैप्चर हो रहे थे। फिर वो लोग अपने मंडप में जाते हैं। जाने के बाद जानवी की मम्मी बोलती है हर जगह पे जिद दिखानी ज़रूरी होती है। मम्मी क्या बोल रही हो आप, वो मेरी एकलौती बहन है, हक बनती है मेरी। तभी एकदम से बरखा बोलती कि बिल्कुल, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। बोलती कि देखा, पार्टनर ना ऐसी होनी चाहिए। अब फेरा शुरू होते हैं। जैसे फेरा स्टार्ट होते हैं, सब के सब ऐसे इन दोनों के ऊपर फूलों की बरसात कर रहे थे। चेहरे पे खुशी कुछ और अलग ही थे। इनकी खुशी देख के जो रूठे हुए थे वो भी मान जाए, ऐसे सिचुएशन थे। खुशी के कारण इनके चेहरे की चमक में चार चांद लग रहे थे। फेरा लेते लेते एकदम से जो जानवी है उसकी नज़र में एकदम से क्रिश आ जाता है, और जैसे वो क्रिश आता है नज़र में, वो खड़ी हो जाती है थोड़ी देर के लिए, और बस क्रिश को देख रहा था। क्रिश दूर साइड पे खड़ा था, फूल फेंक रहा था सबके, और कभी वो कशिश के साइड पे फेंक रहा था तो कभी वो जानवी की साइड पे। जानवी जैसे ही पॉज हो जाती है, बरखा बोलती है क्या हुआ है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, कौन। वहाँ पे क्रिश, बरखा क्रिश को देखते हुए बोलते कि वो तो बरखा बोल नहीं पा रही थी। जानवी बोलती कि वो क्या, मैंने इनवाइट करी थी वो शादी में। जानवी बोलती कि किससे पूछ के तुमने इसको इनवाइट करा, अब कोई बखाड़ा खड़ा करेगा, ये क्या गारंटी है। नहीं करेगा जानवी, वो एक्सेप्ट कर चुका है सारी चीज़ें, प्लीज़ तुम फेरा स्टार्ट तो करो। लेकिन जानवी को इस बात से थोड़ी सी चीज़ें लग चुकी थी, चुभ चुकी थी। उसे क्रिश तो बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि क्रिश ने जितनी भी हरकतें करे थे कशिश के साथ, उसके बाद से तो जानवी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। इधर फेरा जैसे ही ख़त्म होता है, सब आके फिर से बैठते हैं मंडप में अपनी अपनी जगह पे, और तब कशिश भी क्रिश को देखती है। तो जब देखती है तो वो देखता है, वो एक्सप्रेशन जो होता है क्रिश का, वो समझ जाती है कि ये एक्सेप्ट कर चुका है सारी चीज़ें। नित्या भी देख चुकी थी तो नित्या कुछ बोलती नहीं है। उस वक्त जो है मंगलसूत्र और जो सिंदूरदानी वो सब एक थाली में लाए जाते हैं, तो वो एकदम से लेते हैं, एक दूसरे के हाथ में लगाए जाते हैं। अब यहाँ पे तो चारों लड़कियां ही है, तो ये बेहद खूबसूरत थे कि चार चार मंगलसूत्र लाए जाते हैं। जो नित्या है वो पहले कशिश को बांधती है, कशिश नित्या को बांधती है, फिर सिंदूर लगाए जाते हैं दूसरी ओर जो जानवी और बरखा के साथ सेम चीज़। लेकिन यहाँ पे जब कशिश को सिंदूर लगाए जाते हैं, वो जो मोमेंट थे, कशिश की आंखें बंद होना, सिंदूर गिरती उसके चेहरे खिल जाना, वो आंसू, आँखों में आंसू भर जाना, ये बेहद प्रीचियस चीज़ें थे। जब प्रॉपर सिंदूर लगाए दिए जाते हैं, जो जानवी है वो पूरी तरह बरखा के मांग भर चुके थे, इतना भर भर के सिंदूर लगाए थे। तो बरखा के माँ से बोलती कि कितना लगा रही हो, अरे जितनी भी लगाऊँ वो मेरी है, तो पूरा लगानी चाहिए ना। बरखा हंसती है। बरखा भी थोड़ी सी, वो जानवी की तरह बचकाने हरकत तो करती नहीं है, बस थोड़ी सी लगा देती है। बेहद खूबसूरत लग रहे थे चारों ही।
और जैसे ही सिंदूर लगाया हो जाते हैं तब जाके पंडित बोल देते हैं कि चलो शादी संपन्न हुआ, अब उठ जाओ और बड़ों के आशीर्वाद लीजिए। उठते हैं और ये लोग एक एक करके अपनी परिवार के बड़ों के पास जाते हैं और आशीर्वाद लेने लगते हैं। प्रकाश के पास आए जाते हैं तो प्रकाश दोनों को भर के आशीर्वाद देता है। नित्या प्रकाश को कस के गले लगा लेती है क्योंकि कन्यादान के वक्त वो कुछ कर नहीं पाई थी। तो प्रकाश माफ़ी मांगता है और ये भी बोलता है कि उनको जो कशिश के पापा है वो बहुत समझाए और समझाने के बाद ही वो समझे है चीज़ों को। तो नित्या बहुत खुश थी, वो कशिश के पापा की ओर देखते तो कशिश के पापा बोलती बस दोनों मेरी बेटियां ही तो है, तो बेटियों की खुशी के लिए इतना तो कर ही सकते हो, इसमें इतना थैंकफुल होने वाली कोई बात नहीं है बेटा, मेरा फ़र्ज़ बनता है इतना तो कर ही सकता हूँ अपनी बेटियों के लिए। तो नित्या जो जाती है वो कशिश की पापा को हक करते हैं, वो भी हक करते हुए दोनों को आशीर्वाद देते। धीरे धीरे जो सारे आशीर्वाद लेते, जब जानवी बड़की मौसी के पास पहुंचती है तो बड़की मौसी बोलती है पकड़ के तो नहीं रखोगी। जानवी बोलती है कि आई शपथ नहीं पकड़ूंगी, बस छू के फटाक से हट जाऊंगी। और जैसे ही वो पैर छूने लगती है तो थोड़ी बहुत मस्ती सूती कि वो पैर पकड़ के रखती है, तभी एकदम से जानवी की ये हरकत देख के बरखा की बड़की मौसी चिल्ला पड़ती है, बोलती कि फिर से तुमने वही हरकतें करे थे। भी जानवी छोड़ देती है और बोलती कि इतना खौफ, वो भी मेरी, कुछ नहीं कर रही हूँ मैं, शांत रहिए आप। वहाँ से चीज़ें अब शादी तो प्रॉपर हो जाते हैं। वहाँ पे क्रिश आता है और दोनों को कांग्रेट्स करता है, इधर जानवी को इधर कशिश को। लेकिन जानवी तो क्रिश को देखता ही नहीं है वो क्रिश को पसंद ही नहीं करती है, उसकी तरफ देखती भी नहीं है। क्रिश सॉरी भी बोलते हैं अपने हरकतों के लिए, जिससे जानवी थोड़ी सी बरखा से खफा तो हो गई थी। ये बात बरखा को समझ आ गई थी पर वो उस वक्त वहाँ पे कुछ नहीं बोलती है। क्रिश कशिश से सॉरी बोलती है, नित्या मैम से सॉरी बोलता है और उसके बाद दोनों को गिफ्ट्स वगैरह दे के वो बोलते कि मैं बहुत खुश हूँ, आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहे बस। वैसे मुझे पता ही नहीं चलता अगर बरखा ने नहीं बताए होते। थैंक यू यार बरखा, कम से कम शादी में शामिल तो हो पाया। तो बरखा बोलती कि इट्स ओके यार, दोस्त है, आना तो बनता ही थे ना। बिल्कुल, थैंक यू अगेन। और वहाँ से थोड़ी बहुत बातचीत होके क्रिश चला जाता है, स्नेहा आते हैं, स्नेहा भी बहुत खुश थी, वो भी जानवी को और कशिश को कांग्रेट्स करके वो भी चली जाती है। सब बेहद खुश थे। वहाँ पे कुछ और रस्म वगैरह होते हैं क्योंकि हॉल छोड़ना पड़ेंगे, इन सारे चीज़ों को घर की ओर जो जाने पड़ेंगे। इधर वहाँ पे ही जो विदाई रस्म होते हैं वहीं पे हो जाती है। प्रकाश जो था वो नित्या को बोलता है कि तो फिर अब हम घर चले। लेकिन वहाँ पे कशिश की मम्मा बोलती कि देखिए वो आज हमारे घर ही चलिए, कुछ दिन रहने के बाद आप लोग अपने घर चलिए जाइएगा क्योंकि पूरा सारा इंतज़ाम तो हमने उस घर पे करे थे ना। नित्या की वो घर प्रवेश सारी चीज़ें मैं घर पे इंतज़ाम करी हूँ। तभी प्रकाश भाई हंसते हुए बोलते कि ठीक है जैसा आप चाहते हो। वैसे ही होते हैं, पूरा प्रॉपर विदाई रस्म वहीं पे होते हैं और वहीं पे होके ये लोग अलग अलग तरीके से घर जाने लगते हैं। लेकिन जैसे घर जाने हैं, इधर नित्या को अपनी फ़ोन रही मिल रही थी। वो भाभी से पूछती है, सीता भाभी जी की मेरी फ़ोन कहाँ है। कशिश भी बोलती कि मुझे नहीं पता, ये क्या मजाक है, मेरी फ़ोन कहाँ गई। जानवी पीछे से बोलती कि सुनिए भाभी जी, फ़ोन तो मेरे पास है। व्हाट, तुम्हारे पास मेरी फ़ोन क्या करे। अरे अरे शगुन होते हैं ना, हाँ मैंने जूता तो नहीं चुराया, कम से कम कुछ तो चुराऊं, नेक के पैसे चाहिए मुझे। सब इस हरकत से हंस पड़ती कि सीरियसली। नित्या भी होती अच्छा, तो तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे कि और नहीं तो क्या, एक लौती बहन है तो पूरा मज़ा उठाऊंगी ना, चलिए नेक दीजिए पहले और फिर ले जाइए अपने फ़ोन। तो भी एकदम से नित्या बोलती अच्छा, तुम्हारी जूते कहाँ है बाय द वे। मेरे जूते मैं अब पहले से ही संभाल कर रखी हूँ। तभी नित्या जो ही इधर उधर देखते हैं तो वो कशिश को बोलती कि तुम कुछ कर नहीं सकती थी। मैं क्या करती, अरे तुम कुछ चुरा लेती ना बरखा से,
अरे वो मेरी दोस्त है, मैं क्यों चुराऊँ? अब वो लोग बचकाने हरकतें करते हैं, मैं थोड़ी ना करूँगी क्या अब भी? मतलब यहाँ पे तो बिल मेरे ही कटी ना। तो बोलती है कि हाँ तो कटी तो कटी, अब दीजिए। तब नित्या क्या करती है, वो सीता भाभी की ओर देखती है तो सीता भाभी कुछ पैसे निकाल के देने लगती है, तो एकदम से जान बोलती है ये ना चाहिए मुझे, पैसे वैसे मेरे पास बहुत है। तभी नित्या बोलती अब ये क्या मजाक है, मेरा फ़ोन दो। लेकिन फ़ोन तुम मुझे नेक मिलने के बाद ही मिलेगी, तो फिर तुम्हें तो पैसे दे रही हूँ, तुम ले नहीं रही हो, क्योंकि पैसे चाहिए नहीं। तो फिर क्या चाहिए? बस एक प्रॉमिस चाहिए कि मेरी बहन को हमेशा खुश रखोगे, उसके आँखों में आंसू नहीं आनी चाहिए, वो हमेशा खुश रहेगी आपके साथ और आप कभी उसका साथ नहीं छोड़ोगे। अगर आप ये मुझे गारंटी दे सको, प्रॉमिस कर सकते हो, तभी फ़ोन मिलेगी, वरना नहीं। नित्या हंसती है और बोलती है चलो पक्का, तुम्हारी सारी बातें मंजूर। तुम्हारी बहन को ना कभी मेरी वजह से तकलीफ़ होगी, ना उसकी आंखों में कभी भी मेरे कारण आंसू आएगी, और ना ही मैं उसको छोड़ के कभी जाऊंगी और ना उसको जाने दूंगी। आई प्रॉमिस। पक्का ना? यकीन कर सकते हो ना? बिल्कुल। तो वो फ़ोन दे देती है। वहाँ से ही लोग नित्या और कशिश कशिश के घर के लिए रवाना होती है और जानवी और बरखा अपने घर के लिए रवाना होते हैं, यानी जानवी के घर। आज हम कहानी यहीं पे रोकते हैं, अब देखेंगे आगे एपिसोड में कि क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, टाटा, सी यू सून गाइस, टेक केयर ऑल।